बच्चों, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। 11th की अकाउंट्स का चैप्टर 1 जो है हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 और इस चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, हमने चैप्टर 1 में ही देखा था कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग किसको कहते हैं? अकाउंटिंग होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना। जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, ट्रेडिंग P&L बनाएंगे, ये सब कुछ होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि कंपनी ए है एक और कंपनी बी है। कंपनी ए का जो अकाउंटेंट है वो क्या करता है, जो उसने पैसा कमाया इनकम इधर लिखता है और एक्सपेंसेस इधर लिखता है। कंपनी बी का जो अकाउंटेंट है वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो इधर की तरफ इनकम लिखता है, इधर एक्सपेंसेस लिखता है। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा और क्या इश्यूज हैं? और भी इश्यूज हैं कि जैसे जो कंपनी ए है उसने कोई फर्नीचर परचेज किया, इसने इसको माना कि ये मेरा पूरा का पूरा खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस में डाल दिया। और कंपनी बी का अकाउंटेंट क्या करता है कि नहीं, मेरा फर्नीचर 4 साल तक चलेगा, मैं इसकी जो कॉस्ट है, मैंने अगर 100 रुपए का खरीदा है तो मैं हर साल 25-25 रुपए डालूंगा, और उसने 100 रुपए एक साथ डाल दिए। तो यहां पर ये प्रॉब्लम क्यों आएगी? अगर हमें अकाउंट्स जो बनाने हैं, इन अकाउंटेंट ने जो अकाउंट्स बनाए, अगर उनको बनाने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, अगर उनको कैसे बनाया जाए इसके लिए कोई प्रिंसिपल नहीं बनाया जाएगा, या इनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो हर अकाउंटेंट अपनी मनमर्जी करेगा। और अगर ऐसा होगा तो अकाउंट्स का कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो हम हमारे अकाउंट्स को एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर कर पाएंगे, और इसके अलावा अगर सब कंपनी अपने अपने तरीके से अपनी बैलेंस शीट बनाने लग गई तो जो यूजर्स हैं उनके लिए समझने में दिक्कत आएगी, उनके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको सबसे पहले नाम दिया गया था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कुछ नियम बनाए गए थे कि अकाउंट्स बनाते समय ये बातें ध्यान रखनी है, और ये रूल्स, ये नियम्स, ये गाइडलाइन, बेसिकली क्या कहना चाहिए हमें इनको? हमें कहना चाहिए इनको गाइडलाइंस। और ये गाइडलाइंस किसने इशू की थी? AICPA। AICPA क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे हमारे यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं CA, वहां पे होते हैं CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उसने सबसे पहले जो है ये प्रिंसिपल्स दिए थे, गैप। और इनको हम क्या कह सकते हैं? देखो, इनको आप चाहे प्रिंसिपल्स कहो, या कॉन्सेप्ट कहिए, या कन्वेंशंस कहिए, या आप इनको किसी भी नाम से जाने, अजम्पशंस, सबका मीनिंग एक ही है। चाहे गाइडलाइन कहिए, एक ही बात है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखनी है अकाउंट्स बनाते टाइम पे। इससे क्या होगा? इससे हमारे जो अकाउंट्स है वो यूनिफॉर्म होंगे, यूनिफॉर्मिलिटी आएगी उनमें, आपस में कंपेयर कर सकते हैं, सबके बैलेंस शीट बनाने का तरीका एक जैसा रहेगा, इधर एसेट दिखाएंगे, इधर लायबिलिटीज दिखाएंगे। ठीक है, सबका प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का एक तरीका रहेगा, इधर की तरफ इनकम आएगी और इधर की साइड एक्सपेंसेस आएंगे, तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। यूनिफॉर्मिटी से क्या होगा? कंपेयर करना इजी हो जाएगा, अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आपके अकाउंट्स में, कि कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और साथ के साथ एक्सेप्टेबल होंगे। एक्सेप्टेबल का मतलब उसको हमारे सारे तरह के जो यूजर्स हैं सब समझ पाएंगे, तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, आपके अकाउंट सही है। चाहे हमारे जो शेयर होल्डर्स हो आउटसाइड इंडिया हो, चाहे कहीं पे भी हो, अगर
आपके जो अकाउंट्स बनाने के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंट्स बनाओगे तो आपके अकाउंट्स ग्लोबली मतलब बाकी कंट्रीज में भी जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे। लोन लेना है बैंक में तो बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा। आप अपनी मनमर्जी से बनाओगे ना तो फिर बैंक भी आपको लोन नहीं देगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कौन सी गाइडलाइंस है जिनको हमें ध्यान रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके नाम में पता हुआ है। जनरली मतलब सब लोग, ज्यादातर, मैक्सिमम, मोस्टली एक्सेप्टेड, ये नियम मानते हैं, ये गाइडलाइन फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब वही बात है, गाइडलाइन, कॉन्सेप्ट, अजम्पशन, एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोग जो है वन बाय वन ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें 13 तरह के कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, प्रिंसिपल्स देखने हैं। ये 13 है: बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल कॉन्सेप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी। इसके अलावा प्रूडेंस कहिए, आप इसको कंजर्वेशन कहिए, एक ही बात है, मैटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। वन बाय वन देखते हैं हम लोग, एक एक का क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिजनेस एंटिटी। देखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंपनी का मालिक और कंपनी दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है। द ओनर and the company or the entity or the business are two separate entities। इसलिए क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि जब ये ओनर इस कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो कंपनी की जो बुक्स होंगी ना, जो बिजनेस की बुक्स होंगी, उसमें इस 1 लाख रुपए को लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं एज ए कैपिटल 1 लाख रुपीज। और इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस ये कहता है कि मुझे मेरे मालिक को 1 लाख रुपए दिए हैं उसने, तो मुझे ये कमाकर देने हैं, ये मेरी लाइबिलिटी है, मेरा ऑब्लिगेशन है। तो ये तभी तो हुआ ना कि जब दोनों अलग अलग है। अब अगर मान लीजिए कि आपने अपने बिजनेस से, आपको जरूरत थी, आपने 10,000 रुपए वापस निकाल लिए, तो अब बिजनेस क्या कहेगा कि मेरे मालिक ने 1 लाख रुपए लगाए, जिसमें से 10,000 रुपए वापस निकाल लिए। इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो अब मेरे पे कितनी जिम्मेदारी है, कितना ऑब्लिगेशन है, कितनी लाइबिलिटी है? केवल 90,000, 90,000। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बिजनेस एंटिटी मींस द बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, मालिक से अलग है। नेक्स्ट हमारा मनी मेजरमेंट, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि द ट्रांजेक्शंस, द ओनली ट्रांजेक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन द मनी विल बी रिकॉर्डेड। केवल उनको रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम मनी में मेजरमेंट कर सकें। नए बंदे को नौकरी पे रखा, मनी मेजरमेंट नहीं हो सकता। किसी बंदे को नौकरी से निकाल दिया, मनी मेजरमेंट नहीं हो सकता। आपका एम्प्लॉय बहुत ही दुखी था, आपने उसको गले लगाया, उसको कहा कि कोई नहीं, उसको पॉजिटिव रहने के लिए आपने मोटिवेट किया, कोई मनी नहीं इन्वॉल्व है, तो इनकी एंट्री भी नहीं होगी। केवल जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे आपने 100 कंप्यूटर्स परचेज किए हैं सेल करने के लिए। एक जो कंप्यूटर है वो आपका है, मान लेते हैं 80,000, 80,000 रुपए का। तो टोटल कितने हो गए? 80,000 का एक कंप्यूटर, तो टोटल हो गए 80 लाख। अब यहां पर आप इस तरह से एंट्री नहीं कर सकते कि 100 कंप्यूटर खरीदे बस। अरे क्वांटिटी तो आप अपने याद रखने के लिए, उसको मेमोराइज रखने के लिए रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी नरेशन में आती है, डिटेल में। नरेशन जो होता है वो क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होता है, नीचे हम लिखते हैं कि बीइंग कंप्यूटर परचेज। बट जो इफेक्ट आएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो जाएगा परचेज में,
वो 100 नहीं जाएगा, वहां पे क्वांटिटी नहीं जाएगी, वहां रुपीज जाएगा, 80 लाख का एक्सपेंसेस जाएगा। तो मनी मेजरमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वांटिटी नहीं लिखना है। ठीक है। अब इसमें जो है एक छोटा सा इशू आता है कि जैसे आपने कोई जो है वो असेट परचेज करी है, आपने 2015 में एक बिल्डिंग परचेज करी थी 50 लाख रुपीस की, तो आपकी बुक्स में आपने 50 लाख रुपए दिए कैश या बैंक जो भी है, तो मनी मेजर्ड है। ये आपकी बुक्स में बैलेंस शीट कितने रुपए पे आएगी? 50 लाख रुपए पे आएगी। आज 2020 में 2020 में भले ही आपकी बिल्डिंग 1 करोड़ रुपए की हो, हम इसको 50 लाख पे ही दिखाएंगे। मनी मेजरमेंट जितना हमने पे किया था उसी पे ही। और इसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन ये है कि कल को अगर हमें ये चेक करना हो कि जो हमने बिल्डिंग खरीदी है उसके डॉक्यूमेंट चेक करना हो, रजिस्ट्री कितने की हुई 50 लाख की, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो 50 लाख की है ना। और इसके और भी रीजन है जो हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का मतलब है बहुत इजी है, हम हमारा बिजनेस इस सोच के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये फॉरएवर चलेगा या ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये 6 महीने बाद बंद हो जाएगा, 3 महीने बाद बंद हो जाएगा। इसी वजह से अगर मान लीजिए कि आपने कोई एक कार परचेज करी है 10 लाख रुपए की, और इस कार की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है, तो हम एज ए एक्सपेंसेस कितना रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं असेट पे लगता है बच्चों डेप्रिसिएशन। हमारी जो असेट्स होती है ना, कार, बिल्डिंग, फर्नीचर, इनका यूज लेने की वजह से, एक तो काम में लेने की वजह से, और जैसे जैसे टाइम बीतता ना, टाइम स्पेंड होता है, तो इनकी वैल्यू कम हो जाती है। कुछ चीजें होती हैं जिनको यूज नहीं लोगे तो भी टाइम जो है वैल्यू उसकी वजह से कम हो जाती है। टेक्नोलॉजी की वजह से कि नई तरह के माल आ गया तो वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इस पे लगता है डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपए की कार है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि 10 ईयर्स इसकी लाइफ है, तो हम हर साल जो है हमारा खर्चा कितना मानेंगे, केवल 1 लाख रुपए का। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ये सोचूं कि मेरा बिजनेस जो है वो 8 महीने बाद बंद हो जाएगा, 8 मंथ्स बाद, लंबा नहीं चलेगा, तो फिर इस कार को पूरे के पूरे 10 लाख को जो है ना मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंसेस मानना पड़ेगा, पूरा 10 लाख। तो हम जो हमारी एसेट होती है उस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, खर्चे को हम डिवाइड करते हैं, यही सोच के डिवाइड करते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, हमारा बिजनेस जो है वो एक गोइंग कंसर्न है, फॉरएवर चलेगा। इसीलिए एसेट की लाइफ जो होती है ना उसमें हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग पीरियड। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपने 2015 में जो है कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक अकाउंटेंट रखा, वो आपके सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है कि आपने कितनी परचेज करी और कितनी सेल करी। ठीक है। लेकिन उसने आज तक आपको ये नहीं बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, आपके पास टोटल एसेट्स कितनी है, आपकी टोटल लायबिलिटीज कितनी, उसने नहीं बताया। हमने उससे पूछा क्यों नहीं बताया रे भाई, तो बड़ा मासूम सा जवाब आता है कि अभी तक हमने हमारे अकाउंट्स क्लोज नहीं किए, हमने हमारे अकाउंट्स जो है वो फाइनल नहीं किए, हमने हमारे अकाउंट्स का रिजल्ट नहीं निकाला। तो क्यों नहीं निकाला, किसका इंतजार कर रहे थे? तो आपको आपके अकाउंट्स का जो रिजल्ट है वो एक सर्टेन ड्यूरेशन, एक टाइम खत्म होने के बाद बनाना पड़ता है। और जनरली जो अकाउंटिंग पीरियड है वो होता है 1 ईयर का लेते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि 1 ईयर में जो है एनुअल अकाउंट्स बनाते हैं, 1 ईयर में जो है सारे सीजन्स का इंपैक्ट आ जाता है। हो सकता है कि आपका बिजनेस वूलन क्लॉथ्स का हो, तो अगर आप 6-6 महीने से अकाउंट्स बनाएंगे तो जब गर्मियों का मौसम आएगा तब आपके अकाउंट्स बनाएंगे तो आपकी सेल वेल कम रहेगी, लॉस हो जाएगा, सर्दियों में अच्छा हो जाएगा। तो पूरे 12 मंथ्स में सारे सीजन्स का इंपैक्ट आ जाता है, तो अकाउंट्स बनते हैं एनुअली। ठीक है।
अब आजकल क्या है, पहले जो अकाउंट्स बनते थे वो मैक्सिमम बनते थे, या जैसे इंडिया में जो अकाउंट्स बनते हैं वो बनते हैं अप्रैल टू मार्च, ठीक है, इसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। और बाहर जो कंट्रीज होती है या इंडिया में भी कुछ कंपनी जो वो बनाती है कैलेंडर ईयर के बेसिस पे। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जनवरी से दिसंबर। तो आप किसी में भी बनाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 ईयर का, जिसमें सारे सीजन्स का इंपैक्ट आ जाता है। कुछ कंडीशंस होती है जहां पे ये 1 ईयर का नहीं होता है। कैसे, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया दिसंबर में, 1 दिसंबर को, और आप जो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मार्च तक बनाएंगे, तो 4 महीने का बन गया। अगर किसी का बिजनेस बंद हो जाए, या जैसे जो पार्टनरशिप फर्म होती है उनमें क्या होता है कि मान लीजिए कि साल के बीच में कोई नया पार्टनर आ गया जुलाई में, तो एक बार हमें उस पार्टनरशिप फर्म के जून के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि उस नए पार्टनर के आने से पहले के जो प्रॉफिट लॉस है ना वो पुराने पार्टनर में बांटे जाएंगे। तो कुछ कंडीशंस है जहां पे अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर से कम भी हो सकता है और 1 ईयर से ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा इसलिए हो सकता है कि जैसे हमने ये पढ़ा कि 1 दिसंबर को आपने जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया और ये कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करना चाह रही है, तो केवल दिसंबर का अकाउंट तो बनाएगी नहीं। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 दिसंबर 2019 से लेकर और अगला साल जो दिसंबर खत्म होगा तब तक अकाउंट्स बनाए। इस केस में कितना हो गया, 13 महीने का हो गया, 13 मंथ्स, ठीक है। बट इंडिया में जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 और जो इनकम टैक्स एक्ट, ये 2 एक्ट बने हुए जिनमें कुछ रूल्स लिखे हुए, उनके अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का ही होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब हो गया कि द ड्यूरेशन फॉर विच द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, जिसके लिए अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना होता है। ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है, जनरली 1 ईयर का होता है, बट सर्टेन केसेस में ये कम ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है ना, उनपे रूल्स बने हुए हैं कि उनको अपने क्वार्टरली बनाने होते हैं। क्वार्टरली जो है बैलेंस शीट वगैरह बनाने होते हैं हर 3-3 महीने से, ताकि शेयर होल्डर्स को पता रहे कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस कैसे क्या चल रहा है, ताकि अगर उनको अपने शेयर्स बेचने खरीदने वो डिसाइड कर सके, ठीक है। तो ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इज सिंपल, द ड्यूरेशन फॉर विच द अकाउंट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड, द अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, बहुत इजी है। आपने मान लीजिए कि कोई फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, किसी दूसरे शहर से परचेज किया, तो जो फर्नीचर आप परचेज कर रहे हैं वो है 80,000 रुपए का, आपने पैसे दिए सामने वाली जो कंपनी है उसको। फिर उसको आपके ऑफिस तक लाने पे जो किराया लगा, फ्रेट चार्जेज, वो लगा मान लीजिए 10,000 रुपए का। आपके ऑफिस तक फर्नीचर आ चुका है। आने के बाद में उस फर्नीचर को सेट करने के लिए, उसको फिट करने के लिए आपने जो फिटिंग चार्जेस पे किया 10,000 रुपीज का। तो आपकी बुक्स में ये फर्नीचर कितने रुपए पे आएगा, 80, 10, 90 और 10, 1 लाख रुपए पे आपको जो है इस फर्नीचर को आपकी बुक्स में रिकॉर्ड करना है कि उस फर्नीचर को हमारे गोडाउन, मतलब हमारे ऑफिस में यूजेबल बनाने के लिए, उसको यूजेबल बनाने तक कितना खर्चा होगा। और ये हमारी बैलेंस शीट में इसी रेट पे आएगा। भले ही 2 साल बाद में इसकी रेट बढ़ जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी बिल्डिंग का, कि भले ही मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, बट हमारा कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, उसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड रखना है। अच्छा, इसके पीछे एक लॉजिक और है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी, मैंने बताया था 50 लाख रुपीज की जो बिल्डिंग है उसको हम 50 लाख पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहला तो ये था कि कल को अगर उसकी वैल्यू वेरीफाई करनी हो तो आपकी रजिस्ट्री 50 लाख की है। दूसरा ये है सत्यम जो स्कैम हुआ था, आप 50 लाख की जो बिल्डिंग है उसकी मान लेते हैं कि आज की डेट में 1 करोड़ रुपए वैल्यू है, लेकिन आप शेयर होल्डर्स को जो है फ्रॉड करने के पर्पज से कि लोग हमारी कंपनी में पैसा लगाएं, आपने दिखा दिया कि हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 2 करोड़ है, तो ये गलत हो गया ना। तो इस वजह से हमारी जो असेट्स होती है उनको हम जो है कॉस्ट कंसेप्ट में दिखाते हैं।
अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हमारे शेयर होल्डर्स को धोखा नहीं देना चाहते, जो 50 लाख में खरीदी थी इसको बाद में हमने जो है 30 लाख पे ही दिखा दिया, ये भी गलत है। इसकी वजह से क्या होता है पता है, इसकी वजह से सीक्रेट रिजर्व्स इकट्ठे हो जाते हैं कंपनी में, सीक्रेट प्रॉफिट्स इकट्ठे हो जाते हैं कि बाहर के जो लोग हैं वो तो समझ रहे हैं कि कंपनी की हालत खराब है, 30 लाख रुपए की ही बिल्डिंग है, गरीब कंपनी है, बट रियलिटी क्या है, उसकी तो 80 लाख की वैल्यू है। तो ये होते हैं सीक्रेट रिजर्व्स, जो कि ये भी सही नहीं है, अलाउड नहीं है। तो हमें किस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, उस पर जो भी खर्चा वर्चा किया सब ऐड कर दीजिए। ड्यूल एस्पेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यूलिटी, ये जो है चैप्टर 3 में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी इवेंट होगी, उसका डबल इंपैक्ट होगा, उसका 2 जगह पे इफेक्ट जाएगा। इसीलिए हम जो है हमारे अकाउंट्स होते हैं उनको हम डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब एक ही ट्रांजैक्शन से 2 चीजें, 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। और वो क्या क्या हो सकता है, इसके लिए एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, हम इसको समझते हैं। एक होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि आपकी जो असेट्स हैं वो इक्वल होती हैं किसके, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। हमारी जो असेट है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल का मतलब हो गया मालिकों का पैसा, मालिक ने कितना लगाया उसको कितना कमा के देना है, और लायबिलिटी मतलब मालिक के अलावा जो लोग हैं उन्होंने कितने रुपए लगाए हैं। ये हो गए हमारे इंटरनल ऑब्लिगेशन, ये हो गए एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। तो जितनी मेरी लायबिलिटी है ना उतनी ही मेरी असेट्स होती हैं। हम 1-2 ट्रांजैक्शन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारी जो कंपनी है उसका नाम है XYZ, और इसमें इसके मालिक ने जो है वो 100 रुपए लगाए। तो अब 100 रुपए लगाए तो बिजनेस के पास में क्या हुआ, आप बिजनेस के रूप में सोचिए कि हम बिजनेस हैं, हमारे पास में 100 रुपए आए कैश या बैंक, तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट। ये 100 रुपए किससे आए, बाहर के बंदे से नहीं, मालिक से आए, ओनर से, तो ये मेरी कैपिटल है, ये मेरी लायबिलिटी लेकिन मालिक के लिए 100 रुपए। इक्वेशन हो गई बराबर। तो ड्यूल इफेक्ट, एक एसेट पे एक कैपिटल पे। हमने इस 100 रुपए में से 50 रुपए का जो है वो नगद माल परचेज किया, कैश परचेज, गुड्स। अब क्या होगा, 50 रुपए गए तो पहले तो आपकी एसेट हो गई कम, 100 माइनस 50, लेकिन 50 रुपए का माल भी तो आया है, वो भी तो एसेट है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जो है वो ऐड कर देंगे। क्या मालिक ने जो पैसा लगाया उस पर फर्क पड़ा, नहीं। क्या मेरी कोई बाहर की लायबिलिटी हुई, नहीं। तो वापस से रिजल्ट क्या आ गया, ये बराबर ही आएगा, माइनस किया प्लस किया। आपने 40 रुपए का उधार माल खरीदा, क्रेडिट परचेज। अब क्या होगा, तो यहां पर इसका इफेक्ट था 100 रुपए माइनस 50, तो 100 में अब 40 रुपए का माल खरीदा तो कितना हो गया, 100 प्लस 40, 140। क्या मालिकों के पैसे में चेंज हुआ, नहीं, लेकिन आप पे एक लायबिलिटी आ गई है, आप पे एक ओब्लिगेशन आ गया कि आपने उधार माल खरीदा ना 40 रुपए का, तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे ना। तो ये हो गई हमारी आउटसाइडर की लायबिलिटी। तो बात बराबर होगी ना, 140 बराबर 140। तो हर एक ट्रांजैक्शन का ड्यूल इफेक्ट आएगा, डबल इंपैक्ट आएगा, इसीलिए हमें अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे, और ये हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो रिमेनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैप्पी लर्निंग।